हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक बार फिर मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है। इससे पहले सितंबर के महीने में मार्केट ने 20,200 का ऑल टाइम हाई लेवल बनाया था और उसके बाद मार्केट्स लगातार प्रेशर में रहे। 2 महीने मार्केट्स प्रेशर में रहे, लेकिन फिर हमें एक अच्छी रैली मार्केट में देखने को मिली और मार्केट ने दोबारा ऑल टाइम हाई लेवल को क्रॉस किया। और इस दौरान अगर आप देखिए, सितंबर के लो से निफ्टी ने करीब 7% का गेन किया है और हमारे मार्केट्स ने इस वक्त जो है $4 ट्रिलियन के मार्केट कैप के लेवल को भी पार कर दिया है। और अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो ने भी शानदार रिटर्न्स दिए हैं। 62% का रिटर्न हमें पिछले 2 साल करीब 4 महीने हुए हैं ये पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किए हुए, और इसमें हमें जो करीब 62% का रिटर्न मिला है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो इसी पीरियड में निफ्टी ने सिर्फ 22% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रांगली जो है हमारे पोर्टफोलियो ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रैली के मेन ट्रिगर और मेन रीजंस क्या हैं और क्या इस रैली में अभी भी क्या दम बचा है या इसका दम जल्दी ही निकलने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम जो उसके फंडामेंटल रीजंस और सेंटिमेंटल रीजंस के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें सडन रैली देखने को मिली। तो अगर हम फंडामेंटल रीजंस की बात करें तो वो क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, मैंने आपके साथ इस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर शेयर किया था कि 5% के ऊपर बॉन्ड यील्ड्स वहाँ के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स के लेवल पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में एक तरीके का पैनिक बन गया था। लेकिन उसके बाद बॉन्ड्स के यील्ड्स में गिरावट देखने को मिली है और इस वक्त 4.5 के लेवल से नीचे चला गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली है और वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से एफआईआईज इंडियन मार्केट में लौटे हैं। दूसरा कारण ये है कि ऐसा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फेड की जो रेट्स हैं वो पीक्ड आउट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा रेट्स के बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। हाँ, बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि शायद 1-2 रेट हाइक्स और हो जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि रेट्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो कंसर्न ये है कि क्या ये रेट्स गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, और अगर नहीं गिरे तो इस लेवल पर कितने दिनों तक सस्टेन करेंगे। तो आगे जो भी हो, लेकिन इन्वेस्टर कम्युनिटी इस बात को लेकर थोड़ा शुक्र मना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ से रेट्स बढ़ने की उम्मीद नहीं है। और उनका ये ऑप्टिमिज्म इस वजह से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि यूएस के जो जॉब डेटा आया है उसमें भी गिरावट आई है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जब जॉब्स बढ़ती हैं तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। तो जॉब्स का गिरना, हालांकि जिनकी जॉब्स कम हुई है या गई हैं उनके लिए तो बहुत एक दुख भरी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए ये थोड़ी सी राहत की सांस है और इंटरेस्ट रेट्स के लिए ये थोड़ी सी राहत की सांस है। तो इन सब कारणों से एफआईआईज दोबारा से इंडियन मार्केट्स में लौटे हैं। उन्होंने नवंबर के महीने में नेट पॉजिटिव बाइंग के फिगर्स के साथ क्लोज किया है, लेकिन उनकी जो अब बाइंग के जो पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं दिख रहे हैं। और अभी पिछले अगर 2-3 दिन से देखें तो वापस से उनके सेल के फिगर आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे वो कितना बाइंग करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरी एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि जो सितंबर क्वार्टर का जीडीपी का डेटा आया है वो काफ़ी अच्छा आया है, 7.6%। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि इस जीडीपी के ग्रोथ की कितना पार्ट जो है कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज में रिफ्लेक्ट हो रहा है और न्यू जॉब क्रिएशंस में हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी जो लार्ज कैप हमारी कंपनीज हैं, इतने जीडीपी के ग्रोथ के बावजूद क्या वो एक उसी लेवल की रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखा रही हैं? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि ये जीडीपी की जो ग्रोथ हो रही है इसकी वजह से सफिशिएंट न्यू जॉब्स मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं या सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है? किन सेक्टर में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है? मैंने जो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की उसमें मुझे यही देखने को मिला कि इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और उसी में हमें न सिर्फ उनके जो ऑपरेशंस में रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बल्कि उनके स्टॉक के प्राइस में भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में मैंने डिटेल में आपके साथ अपने व्यूज़ भी शेयर किए हैं। तो ये जो करंट रैली हमें देखने को मिल रही है इसकी जो ट्रिगर थी वो हमें एग्जिट पोल्स आने से ठीक पहले देखने को मिली थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं से एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स
लीक होकर मार्केट तक पहुंच गए हैं, क्योंकि सडनली ही मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली शुरू हो गई और वो रिजल्ट्स आने के बाद तक जो है चलती रही। तो ये एक सोचने वाली बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के विन से मार्केट का क्या लेना देना। अगर आप ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे तो उनका ये कहना है और मानना है कि जो एनडीए गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मार्केट फ्रेंडली होती हैं, इसलिए उनके जो रूलिंग पीरियड में मार्केट में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो मैंने इसका एक डेटा निकालकर मैंने कोशिश की कि आपके साथ शेयर करूं कि इस बात में कितना फैक्ट है। तो अगर हम दो पीरियड्स को कंपेयर करें, यानी कि जब 2004 से 14 तक यूपीए का रूल था और उसके बाद 2014 से 24 तक, हम ऑलरेडी 24 के मुहाने पर खड़े हुए हैं, तो अगर इन दो पीरियड्स को हम कंपेयर करें तो किसमें हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला। अगर आप देखें स्क्रीन पर मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूं, तो दोनों के पीरियड में लगभग बराबर की ग्रोथ हमें देखने को मिला है, चाहे आप एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करें, चाहे आप एनुअलाइज्ड ग्रोथ की बात करें। अगर आप यूपीए के पीरियड को देखें तो 1800 से लेकर 6400 तक जो है निफ्टी ने ग्रोथ दिखाया था, और आप देख सकते हैं कि उसमें लगभग उतना ही ग्रोथ हमें देखने को मिला जितना 2014 से 2024 तक हमें देखने को मिला एनडीए के शासनकाल में। और आप देख सकते हैं कि भले ही अभी हमें फिगर्स नंबर्स बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ग्रोथ अगर आप एनुअलाइज्ड ग्रोथ देखें या एब्सोल्यूट परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो ग्रोथ हमें देखने को सेम मिल रहा है। तो मुझे ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं लगता, और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि इंडिया के जो बुल रन्स हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारी कंपनीज ने जो भी ग्रोथ अचीव किया है वो किसी भी रूलिंग पीरियड में उसको रिपीट कर सकते हैं। हमारी कंपनीज वर्ल्ड की टॉप प्रोफेशनल कंपनीज में गिनी जाती है और मानी जाती हैं। दूसरी जो वजह वो कहते हैं कि एनडीए में जो है फ्रीबीज को उतना प्रमोट नहीं किया जाता, बाकी पार्टीज फ्रीबीज को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो हर पार्टी आज के दौर में फ्रीबीज देती है, कोई भी पार्टी बिना फ्रीबीज दिए इलेक्शंस आज के दौर में नहीं जीत सकती हैं। अगर मेरे से व्यू पूछेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के गरीब लोगों को और लोअर मिडिल क्लास लोगों को फ्रीबीज मिलनी चाहिए, जिसमें कि खाना, पानी, बिजली, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। डिग्निटी के साथ लाइफ जीने के लिए ये बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर आप देखेंगे जो लोग फ्रीबीज को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें से ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी ना कभी फ्रीबीज लिया है। आज हमारे देश के इतने सारे लोग बाहर में जाकर डंका पीट रहे हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उन्होंने इंडिया में सब्सिडाइज्ड कॉलेज एजुकेशन ज़रूर ली होगी। और इतने सारे मिडिल क्लास लोग जो पिछले 15-20 सालों में बड़े बड़े पोजीशंस तक पहुँचे हैं, वो सिर्फ इस वजह से पहुँच पाए हैं क्योंकि उनको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिला है। तो दोस्तों फ्रीबीज के बारे में मेरा ये व्यू है, और अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो दैट इज़ फाइन, और अपना व्यू भी ज़रूर मुझसे शेयर करें कि क्यों आप फ्रीबीज के अगेंस्ट में हैं। तो ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से मार्केट्स में हमें शार्प रैली देखने को मिली पिछले कुछ टाइम पे। लेकिन दोस्तों ये सब मैटर नहीं करता है। जो असली एंड ओनली रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट्स स्ट्रांगली रैली कर रहे हैं वो ये है कि एफआईआईज ने दोबारा से बाइंग की है। आगे करेंगे कि नहीं करेंगे उसमें एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उन्होंने बाइंग की है, इस वजह से मार्केट्स ऊपर गए हैं। और मैंने कई वीडियोस में आपके साथ डेटा के साथ शेयर किया है कि जब जब एफआईआईज बाइंग करते हैं मार्केट ऊपर जाता है, और जब जब वो सेल करते हैं मार्केट्स नीचे जाता है। तो वो फंडामेंटल्स को, वैल्यूएशंस को इग्नोर करके भी अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट्स ऊपर जाएंगे। तो अगर आप सिचुएशंस को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि लार्ज कैप स्टॉक्स के ना प्रॉफिट उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ना ही उनके रेवेन्यू उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और उनके कई स्टॉक्स जो लार्ज कैप हमारी टॉप कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए रिलायंस 7% डाउन है एक साल में, एचडीएफसी एक साल में फ्लैट है, इन्फोसिस एक साल में 10% डाउन है। और अगर इतनी सारी फंडामेंटल्स की सिचुएशन अच्छी होती तो क्या ये कंपनी के परफॉर्मेंस, जो उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और उनके स्टॉक का परफॉर्मेंस है, उसमें क्या हमें ये हालत देखने को मिलती। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखें
तो एक साल में उसने 6-7% का ही रिटर्न दिया है। ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी FIIs क्यों बाइंग कर रहे हैं? क्या उनको ये सब नहीं दिख रहा है? देखिए दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी इज एवरीथिंग। अब जो FIIs क्यों इंडिया में पैसा ला रहे हैं, मजबूरी में ला रहे हैं, इतनी हाई वैल्यूएशंस और सिचुएशन के बावजूद भी पैसा क्यों ला रहे हैं, तो उसके कई रीजंस है। पहली चीज़ तो ये कि चाइना में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाइना के मार्केट्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इमर्जिंग मार्केट का जो उनका फंड होता है, जो पोर्टफोलियो होता है, उसमें से काफ़ी पैसा इंडिया में आ रहा है और आएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जो रेट कट्स होने की जो एक ऑप्टिमिज्म है या रेट ना बढ़ने की एक जो होप है, उसकी वजह से FIIs दोबारा बाइंग कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो FIIs क्यों बेचें? अभी भी देखिए कितना हंगर है स्टॉक मार्केट में हमारे देश के लोगों के लिए, और वो आज भी खरीद रहे हैं। अगर आप नवंबर का डेटा देखें तो 28 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। आज भी अगर आप गली चौराहे मोहल्ले पे जाएंगे तो लोग, ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने मार्केट में पैसा नहीं लगाया है, लेकिन वो लगाने के मौके ढूंढ रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा ऑलरेडी मार्केट है और ये पब्लिक अगर मार्केट को और भी चढ़ा सकती है, तो FIIs इतनी जल्दी एग्जिट क्यों करें? और ऐसा लगता है कि वो अभी भी जो है मार्केट को मिल्क करना चाहते हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि अब नए इन्वेस्टर्स में कमी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में नहीं आएंगे, उस दिन वो माल चेप कर निकलेंगे। तो अब आइए बात करते हैं कि अभी भी क्या इस रैली में दम है, कि अब इसका दम निकलने वाला है। दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि FIIs कितना बाय करेंगे और कितना कब वो सेलिंग करना शुरू करेंगे। और हमने देखा है कि उनके बाइंग और सेलिंग से ही मार्केट ऊपर नीचे जाता है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ऐसा लगता है कि मार्केट ने अपना शॉर्ट टर्म का टॉप तो बना दिया है, और यहां से मार्केट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएगा। ऑफ कोर्स 100, 200, 250 पॉइंट और भी ऊपर जा सकता है और एक बाउंस हमें और भी मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट का टॉप बन चुका है और हमें एक छोटा मोटा एक मीनिंगफुल करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ कि आपको पुट्स खरीदने हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। मेरी ये एनालिसिस आपके साथ शेयर करने का पर्पस ये था कि वी हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि इन जनरल मार्केट से बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाते हैं, शार्प रैली होती है, तो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो बी कॉशियस, बी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, सोच समझ के लगाइए और थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। जस्ट बिकॉज मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी तिजोरियां खोल के सारा पैसा मार्केट में। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको भी लगता है कि मार्केट का टॉप बन गया है, या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा? अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।